Dear students, I welcome all of you in the Director School Education Jammu online home classes. My today's topic is food production and management for class 8th and as well as for the student of agriculture subject. But particular it is in class 8th syllabus. So the student of 8th class must put their maximum concentration on my today's topic to cover their syllabus and to understand terminology and to define terminology and explanation of some of the topics. Dear students, agriculture is concerned with the food production and food production is also concerned with the agriculture. So, the production of food or the agriculture subject or the agriculture activities are more and more. There are a number of activities which we perform in agriculture field, in agricultural departments. But I shall consider some of them in today's topic and will try to cover your chapter today. So dear students, आप जानते हैं कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए यानी मां के पेट के अंदर से लेकर और मरते दम तक जो है वो खुराक की जरूरत होती है। हर वो जिंदा चीज के जिसको खुराक की जरूरत होती है तो उसको उस खुराक को पैदा करने के लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मुझे ये खुराक कैसे मिलेगी, इसका जरिया क्या है, इसका सोर्स क्या है। एनिमल्स या प्लांट्स दोनों जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। दोनों को खुराक की जरूरत है नशोनुमा के लिए, पैदाश के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जहां तक एनिमल्स की बात है उसमें इंसान भी है और जानवर भी है। इनको भी खुराक की जरूरत है, इनको भी खाने की जरूरत है, इनको भी चारे की जरूरत है, इनको भी अनाज, गल्ला, इन सब चीजों की जरूरत है। तो बहरहाल आज हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि दुनिया जो है वो उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, जमीन उतनी। अब देखते हैं कि दुनिया जो है जमीन के चक्कर में आपस में झगड़ा कर रही है, बॉर्डर्स पे लड़ रही है। क्यों? कि हर एक को जमीन चाहिए, क्योंकि जमीन तो बढ़ सकती नहीं है, जमीन जितनी है उतनी है, लेकिन आबादी बढ़ रही है और लोगों की जरूरियात भी बढ़ रही है। जहां पर आपको मैं एक मिसाल देता हूं कि जहां पर हम एक बाप के 2 बेटे थे, आज वहां पे एक बाप के 2 बेटों के साथ 8 पोते भी हो चुके हैं और 8 पोतों के साथ आगे फिर 8 पड़पोते भी हो चुके हैं। तो अब देखिए उस बाप के पास 10 कनाल जमीन थी, अब वो डिवाइड होते 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 पड़पोतों तक जो है कितनी पहुंचेगी हम समझ सकते हैं। वी कैन इमेजिन कि एक एक मरला 2-2 मरले तक हम पहुंचे हुए हैं। इसी तरीके से यूं ही हम आगे जाते रहेंगे, फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हमें होती रहेगी और हमारी आबादी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है इसलिए, लेकिन लैंड जो है वो कम हो रही है। इसलिए कोशिश है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की और खास करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कि हमारा जो है पैदावार में जो है वो कमी ना आए, पैदावार हमारी बढ़ती रहे। चाहे वो हाइब्रिड सीड हम लगाएं, चाहे वो हाइब्रिड जो है
चाहे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो है एनिमल्स की जो है वो ब्रीडिंग करें, नस्ल कशी करें, तो इस तरीके से हम पैदावार जो है बढ़ा सकते हैं। जो हम कोशिशें कर रहे हैं कि जहां एक 5 मरले में अगर पहले जमाने में 5 किलो अनाज पैदा होता था, तो आज हम साइंटिफिकल दौर में साइंटिफिक तरीके से और साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल करने से, साइंटिफिकली सोइंग से हम उसी 5 मरले जमीन में 5 किलो के बजाय में 5 मन जो है वो हम पैदावार जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है बच्चों कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी की फील्ड में किसी भी क्लास में हम पढ़ रहे हों, चाहे हम डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हों, हम मैथ के स्पेशल टीचर बन रहे हों, हम एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बन रहे हों, कोई भी फील्ड हमें इंजीनियरिंग की हो, आसमान पे उड़ रहे हों, लेकिन हमें अल्टीमेट जो है वो जमीन पे उतरना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि ये धरती माँ जो है इससे हमें क्या क्या तवक्को लगा के रखनी चाहिए और किस किस चीज की जरूरत जो है ये हमारी धरती माँ जो है पूरी कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस लिहाज से मैं आपको बोलूंगा, जैसे आप देखिए मेरे पास ये बैंगन है, ये तो हमें कहां से मिल रहा है? जमीन से मिल रहा है। तो इसी तरीके देखो ये टमाटर है, ये कहां से मिल रहे हैं? हमें जमीन से मिल रहे हैं। ये देखिए आप कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये भी कहां से मिल रही है? जमीन से मिल रही है। इसी तरीके से जो मेरी किचन में जो सामान था वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो मटर है मेरे पास, तो ये मटर कहां से मिल रहे हैं? जमीन से मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये राजमा है, बटन राजमा, ये कहां से मिल रही है? हमें जमीन से मिल रही है। ये सब हमारी पैदावार है। ये प्याज है हमारे पास, प्याज कहां से मिल रहा है हमें? ये हमारी कल्टीवेशन है, हमारी प्रोडक्शन है, जमीन से हमें मिल रही है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देंगी। जो आइटम्स मैंने आपको बताई ये हमें मिलेंगी नहीं। इसी तरीके से ये आटा है, हमें ये एक प्याली में मैंने आटा रखा है, तो ये आटा हमें कहां से मिला है? पहले हमने बीज बीजा है जमीन के अंदर, उसकी देख रेख की है, उसको खाद डाली है और उसके बाद जो है चक्की पे लेके और चक्की पे जाकर जो काफी प्रोसेस के बाद हमें जो आटा आकर मिलता है। लेकिन ये हमारी प्रोडक्शन ये का रिजल्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे राइस है हमारे पास, चावल है, ये भी कहां से मिल रहे हैं? जमीन से मिल रहे हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये जो हो ये आलू की सब्जी है, ये कहां से मिल रही है? जमीन से मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, ये दूध जो है ये भी प्रोडक्शन ऑफ फूड में आएगी। ये भी हमारा फूड है और दूध के बारे में बोला जाता है ये कंप्लीट फूड है फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो ये देखिए ये भी हमें कहां से मिल रहा है? ये भी हमें मिल रहा है कहां से? प्रोडक्शन से, एनिमल प्रोडक्शन से। और एनिमल जो है जिससे हमें दूध मिल रहा है उनकी जो है वो जरूरत कहां से पूरी हो रही है? घास चारे से और पत्तों से, पेड़ पौधों के पत्तों से। तो प्रोडक्शन की भी जरूरत है। यानी जहां हमारे लिए दूध पैदा कर रहे हैं एनिमल्स, लेकिन हमें उनकी प्रोडक्शन जो है, चारा है, शटल है और ये वगैरह जो है सारा, उसके लिए वो भी हमें पैदा करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को अगर कहीं से भी रोक आ गई तो हमारा जीना जो है वो हराम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आज जो है इस प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप देखिए। पहला पॉइंट मेरा जो था, मेन पॉइंट्स अंडर डिस्कशन, पहला ये था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि जमीन जब हम के अंदर जो है क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो जमीन में जो है हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सारे के सारे यहाँ पर जो है मैंने टर्म्स यहाँ पे रखी भी हैं। तो हाल जोतना जमीन के अंदर, जमीन की जो है वो ट्रीटमेंट करनी, साइल टेस्ट करना कि इस साइल के अंदर किसी हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह का जो है वो अटैक तो नहीं है। साइल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बैलेंस हैं या नहीं बैलेंस हैं। उसके बाद यह है कि साइल की जो है कंडीशन देखने की, कौन सी लूमी है, सैंडी है, कौन सी क्ले है, कौन सी साइल है, उसके मुताबिक हम वहां पर उसको कल्टीवेशन उस पर करेंगे। तो इसी तरीके से साइल के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं, सोइंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, सारी की सारी प्रैक्टिस वहां पे होती हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि प्लो क्या है, प्लोइंग क्या है। तो प्लो कहते हैं हल को, तो प्लोइंग कहते हैं किसको? कि हल जोतने को। तो इस तरीके से सोइंग कहते हैं किसी चीज को बीजने को, और हार्वेस्ट कहते हैं किसी चीज को काटने को। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रबी की फसल भी होती है और खरीफ की फसल भी जो है वो होती है। यानी गर्मा की फसल, मौसम गर्मा की फसलें और मौसम सरमा की फसलें, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं और डोमेस्टिक यूजेबल क्रॉप्स भी हैं। और जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्रॉप्स हैं वो भी उगाई जाती हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उगाना जो है वो एक किसान का काम है। इस सारे फलसफे के पीछे जो है हमारा जो किसान है, हम उसको पूरा का पूरा क्रेडिट देंगे कि किसान हमारे लिए इतनी जरूरियात को जो है मुहैया करके हमारे तक पहुंचा रहा है। कोई चीज हमें 5 रुपए किलो मिल रही है, कोई 10 रुपए किलो मिल रही है, कोई 50 रुपए किलो मिल रही है, बट हु इज बिहाइंड दैट प्रोसेस? अल्टीमेटली द फार्मर्स। तो फार्मर जो है ये सब कुछ जो है वो जब तक करता रहेगा, हमारा हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करता रहेगा और डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी। लेकिन पिछले दौर में और आज के दौर में जो है वो डिफरेंस ये है कि उस दौर में जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, आज के दौर में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस है। चप्पे चप्पे जो है एग्रीकल्चर ऑफिस और एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री एंड देन एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर किस्म के डिपार्टमेंट जो बने हैं और हर किस्म डिपार्टमेंट के अंदर जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं, जहां पर गरीब किसान जो है उन स्कीम्स का इस्तेमाल करके अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कर सकता है, अपने मवेशियों का सही इस्तेमाल कर सकता है। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो फूड प्रोडक्शन में है। तो डेयरी फार्मिंग हो गया कि दूध पैदा करने के लिए जानवर रखना, चाहे वो भैंस है, गाय है, जर्सी गाय है या भैंस है, सिंधी है, मुर्रा है, ऐसी ये ऐसी गाय भैंस है कि जो ज्यादा दूध देते हैं। जो एक एक गाय भैंस जो है 20-20, 25-25 किलो ग्राम जो है वो दूध देती है एक दिन में। तो ये कमर्शियल काम के लिए हमारे किसान भाई जो है वो ऐसा करते हैं। हमें करना चाहिए घर में कि हम ऐसी गाय रखें या ऐसी भैंस रखें कि जिससे हमें मैक्सिमम जो है दूध मिल सके, ज्यादा से दूध मिले और हम जरूरत अपने घर के अलावा जो है बाकी लोगों की जरूरत जो है वो भी हम पूरी कर सकें। तो इसलिए हमें कौन कौन सी गाय रखनी है, जैसे जर्सी गाय जो आजकल हम रख सकते हैं, इसी तरीके से मुर्रा, सिंधी, ये भैंस रख सकते हैं जिसके अंदर जो है बहुत सारा दूध जो है वो पैदा हो सकता है हमारे लिए और हम उसको अपना इस्तेमाल के लिए, दूध के लिए, मक्खन के लिए, पनीर के लिए और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयों के लिए, सब के लिए हम इस्तेमाल जो है उनका कर सकते हैं और एक अपना स्टैंड कर सकते हैं। देश को आगे ले जा सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जा सकते हैं, अपने मोहल्ले को और खास करके अपनी फैमिली का जो है रोजगार आगे बढ़ाने में उनका हाथ बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद आपको यहाँ पर यह समझाना है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है आपके इस चैप्टर में, उसकी आप डेफिनेशन जो है वो याद करेंगे और खास करके मैनेजमेंट कैसे करनी है किसी चीज की, वो आपने ध्यान देना है। तो इसी तरीके से एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है डियर स्टूडेंट्स, एपीकल्चर हो गया बी कीपिंग, कि शहद की मक्खी को घर में पालना, बॉक्स वगैरह में आजकल हम मकान पर देखते हैं, तो बी कीपिंग हो गया। तो शहद की मक्खी जो है इसके बारे में हमारे कुरान पाक में भी आया है कि हमने आपको एक ऐसी चीज दी है, एक ऐसे जानवर से जो है एक ऐसा उसका जो है वो प्रोडक्ट निकलता है कि जिसके अंदर मैंने शफा रखी है। अल्लाह ताला कहता है जिसके अंदर मैंने शफा रखी है, और वो जो इंसेक्ट है वो ऊंचाई पे बैठता है। इतना इशारा भी दिया कि वो ऊंचाई पे हमेशा उसका घर होता है। तो एक अच्छी चीज है। और ये शहद जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाई नहीं थी, ये देखिए ये शहद, ये हमें कहां से मिलेगी? ये भी फूड प्रोडक्शन है हमारी, और ये इससे बी कीपिंग यानी एपीकल्चर इसको हम बोल सकते हैं। एपीकल्चर से हम इस जो है हनी को जो है वो हम पैदा कर सकते हैं, जो कि मेडिकली कहते हैं कि ये सैकड़ों बीमारियों के लिए इलाज का एक जरिया है। और छाती हमारी साफ होती है, खून साफ होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें, खांसी दूर होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हनी से हमें जो है वो खत्म हो जाती हैं। यानी कई एक बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां जो है हमें शहद से दूर हो जाती हैं, क्योंकि कुरान में आया है कि शहद शफा आपके लिए। तो अब शहद जो है या 1000 रुपए 1200 रुपए किलो मिलती है। तो इसके लिए हम जो है इसके लिए क्या करते हैं, हम बी कीपिंग यानी बी कीपिंग, शहद की मक्खी जो हम रखेंगे अपने बॉक्स में डालकर अपने छत, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो छत पे, तो वो हमें जो है शहद देगी। तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं? एपीकल्चर यानी बी कीपिंग। The practice of beekeeping for production of honey is called as apiculture simply। इसी तरीके से नेक्स्ट हम सेरीकल्चर हम जाएंगे। तो सेरीकल्चर आ गया रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी शहतूत सिल्क के कीड़े को, रेशमी कीड़े को जो है वो पालना
शहतूत के जो मलबरी ट्री होता है उसके पत्ते उसकी खुराक होती है, उससे फिर कोकून बनाता है और कोकून से हम रेशमी कपड़ा बनाते हैं। इंडस्ट्रीज चलती हैं, बहुत सारे लोग जो है रोजगार उससे हासिल करते हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं और बाहर वाले मुल्कों में हम बेचते हैं और इससे इंसान की एक जरूरत पूरी होती है, दैट इज सेरिकल्चर। देन फ्लोरिकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, फ्लोरिकल्चर भी। तो फ्लोरिकल्चर हो गया प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। और फ्लावर्स आपको पता है गुटिया का फूल हो गया, जैसे गुलाब का फूल हो गया, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो वेस्ट वगैरह गमले वगैरह बनाने के काम आते हैं, खुशबू देते हैं, जैसे रोज है, इसी तरीके से और बहुत सारे मेडिसिनल फ्लावर्स हैं जिससे हमारी क्या बनती है, दवाइयां बनती हैं। तो फ्लावर्स को हम कमर्शियल बेस पे भी ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि फ्लावर्स की हम प्रोडक्शन करके उसके गमले बनाकर हम बेच सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो होती है जिन फ्लावर्स की, उनको जो है हमने क्या करना है कि मेडिसिन के तौर पर जो है वो बाजार में हम जो डॉक्टर्स होते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं उनको हम वो दे सकते हैं कीमत के तौर पर। तो नेचुरल या जो है डोमेस्टिक फ्लोरिकल्चर जो है ये एक हमेशा इंसान के फायदे की बात है और इंसान हमेशा इससे जो है वो पैसा कमा सकता है। और फूल जो है आपको पता है कि हमेशा इंसानों को मुस्कुराते रखते हैं और हम फूल को पर जब भी हम नजर डालते हैं तो हमारा चेहरा नेचुरली जो है मुस्कुरा रहता है, चाहे हमें जितनी भी टेंशन हो, जितनी भी हमें फिक्र हो, फूल पे नजर मारते ही हमें जो हमारा चेहरा खुद बहुत जो है मुस्कुरा उठता है। तो ये फ्लोरिकल्चर भी हमारा एक फ्रूट प्रोडक्शन में आता है। देन शीप हस्बेंड्री देखिए, तो इसमें हम भेड़ बकरी की प्रोडक्शन, जैसे अफ्रीकन भेड़ या बाहर की जो है वो ब्रीडिंग लाकर हम जो है वो हंडू वगैरह या बकरी इस किस्म की जो है वो हम पाल के, और आप देखते हैं कि जब हम भेड़ बकरी का काम करेंगे तो उसके लिए हमें तो एक है गोश्त खाने वाले जो लोग होते हैं वहां पर गोश्त के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। उसके बाद है ईद कुर्बानी पे हमें देखिए कि 50,000, 60,000, 80,000, 70,000 तक जो है वो ये चीजें बिकती हैं, चाहे भेड़ हो या क्या हो, बकरा हो। तो इस तरीके से ये भी हमारे फूड प्रोडक्शन में आता है। तो बकरी से हमें क्या मिलता है, दूध भी मिलता है, भेड़ से हमें दूध भी मिलता है, तो ये गोश्त के भी काम आती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, शीप हस्बेंड्री जो है एक डिपार्टमेंट है जो शीप्स एंड गोट्स की केयर करता है, लुक आफ्टर करता है। उनकी वूल का क्या करना है, उनकी वूल कैसे उतारनी है, साफ कैसे रखनी है, वूल से कैसे बनता है, वूल प्रोसेस में कैसे होगी। तो ऊनी कपड़े जो हमें मिलते हैं या चमड़े के जो कपड़े हमें मिलते हैं ये कहां से मिल रहे हैं, ये हमें शीप एंड गोट से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से शीप हस्बेंड्री ये भी हमारे फूड प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, एक जरिया है। देन एनिमल हस्बेंड्री, जहां पर गाय भैंस या डोमेस्टिक जितने भी एनिमल्स हैं उनकी केयर होती है, उनकी बीमारियों की जांच होती है, उनके दूध पैदावार में कैसे उसका दूध जो है वो बढ़ेगा, कम कैसे हो गया, खुश्क क्यों हो गया, या उसकी जो बीमारियां लगती है उनका इलाज मालजा, ये सारा जो है वहां पर हम जाकर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, जहां पर एनिमल्स की लुक आफ्टर होती है, उनकी स्टडी होती है पूरी कि इसको किस किस्म का एनिमल है, किस नस्ल से है, ये इसको जो है जो इसको वैक्सीनेशन कब करनी है, कैसे करनी है, सारी मशवरे हमें एनिमल हस्बेंड्री से जाकर ही मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर हो गया फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग यानी मछली पालना। तो मछली पालने के लिए तालाब जो है 15 फुट से लेकर 7-10 फुट, 15 बाई 10 या 15 बाई 7 का जो है हम मछली पालन का एक तालाब बना सकते हैं। तालाब का जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नेचुरल होना चाहिए कि मछली को लगे कि मैं कुदरत के एक समुद्र में हूँ, कुदरती एक दरिया में हूँ, कुदरती जगह पे हूँ। तो वहां मछली पालकर इलाके के लिहाज से सिल्वर कार्प है या दूसरी जो है स्कॉलडान है, कोई भी मछली जो है वो हम पाल सकते हैं इलाके के हिसाब से। कौन सी इलाके में गर्मी वाली मछली कौन सी है, सर्दी वाली कौन सी है, उस इलाके से हम तालाब बनाकर मछली पालन का अगर काम करेंगे दैट इज नोन एज पिस्सीकल्चर है। दी प्रोडक्शन ऑफ फिश और फिश फार्मिंग इज नोन एज पिस्सीकल्चर। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपको पिस्सीकल्चर का जल सॉइल प्रिपरेशन, ये टर्म ऐसी है कि सॉइल प्रिपरेशन मीन्स कि जब भी हम जमीन में कुछ बीजें, चाहे वो सब्जी बीजें, कोई कनक बीजें, चावल बीजें, कोई भी हम चीज बीजें, बीजने से पहले हम जमीन की जो है हमने तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है जमीन को, उसमें से गीटा पत्थर उठाना है, उसका बनना
और आड़ी उसका जो है वो सीधा करना है, उसके अगर कहीं से गिरी है, कहीं से टूटी है, उसको सीधा करना है। उसके बाद प्रिपरेशन में ये आता है कि उस जमीन के अंदर जो है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, तो पोटाशियम है, ये चीज नाइट्रोजन है, ये चीजें जो है उसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे, यानी उसमें डालेंगे तो वो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम सोइंग करेंगे, और सोइंग से पहले भी हमें सीड की ट्रीटमेंट करनी जरूरी है। इसी तरीके से आप देखिए सॉइल ट्रीटमेंट, मैंने नेक्स्ट सॉइल ट्रीटमेंट हो गया कि जमीन के अंदर अगर किसी चीज की कमी है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं है, और वो क्ले सॉइल है या लूमी सॉइल है या सैंडी सॉइल है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स नहीं है जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जो नॉरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए वो जरूरी है, वो नहीं है, तो हमें उसकी सॉइल की क्या करनी है, ट्रीटमेंट करनी है। दैट इज नॉट एट सॉइल ट्रीटमेंट। देन सॉइल टेस्टिंग। अब यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस जमीन के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमें ज्यादा तादाद में चाहिए होते हैं और कम तादाद में चाहिए होते हैं, वो मौजूद है या नहीं है। उनको हमने देखा ही नहीं, सॉइल टेस्ट की ही नहीं, और हमने छट्टा मार दिया और सो गए घर में जाकर, फिर हमें कुछ भी बच्चों वहां से नहीं मिलेगा। अब सॉइल टेस्ट करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स हमें चाहिए वो हैं या नहीं है। तो सॉइल टेस्टिंग का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जमीन के किसी 2-4 किनारों से हम क्या कर सकते हैं कि जमीन के सॉइल टेस्टिंग का, देखिए आप जहां पर सूरज की ये हमारे पास एक लैंड है, तो यहां से इसकी जमीन उठानी है, यहां से 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 जमीन उठानी है, मिट्टी उठानी है, उठा के और जो लैब है एग्रीकल्चर की, लैब में देनी है। एक लिफाफे में इसको डालकर, एक लिफाफे में इस मिट्टी को डालकर बाहर अपना एड्रेस लिखकर दे देंगे हम लैब में। तो लैब से हमें पता चल जाएगा कि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने % है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने %। लैब की रिपोर्ट के बाद फिर हम इसमें वो चीजें डालेंगे पहले जो इसकी जरूरत है। अगर डेफिशिएंसी है, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर हमें जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट तो जरूरी है। टेस्ट तो हम अपनी सेहत के लिए भी टेस्ट करते हैं कि भाई देख लो आपको किस वजह से बुखार है, किस वजह से जुकाम है, तो टेस्ट हम करते हैं, तो टेस्ट जरूरी है। तो टेस्ट जैसे हम अपना टेस्ट करते हैं ऐसे सॉइल का टेस्ट भी करना है, और सॉइल का टेस्ट करके हमें उसमें सोइंग करनी है। इसी तरीके से मैंने यहां लिखा है सीड ट्रीटमेंट। अब देखिए सॉइल तो टेस्ट हमने कर ली, लेकिन सॉइल के बाद हमने यहां रखा है सीड। सपोज ये सीड है, तो इसमें केमिकल्स वगैरह डालकर, जो महकमा रिकमेंड करता है केमिकल डालकर, उस सीड को जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर देन ड्राई करके फिर हमने इसमें सोइंग करनी है। दैट इज सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट कि सीड को देखना है भाई इसका जो एम्ब्रियो है वो टूटा हुआ तो नहीं है, जहां से ग्रोथ होगी वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। तो सीड को हम यहां से एम्ब्रियो, यहां से सपोज ये एम्ब्रियो होता है, यहां से पौधा निकलेगा। यही चीज अगर हमारी टूटी हुई है तो फिर क्या होगा, हमने बीज तो बीज दिया लेकिन पैदावार नहीं होगी। ये देखना यहां से ये एम्ब्रियो जो है ये क्या ब्रेक तो नहीं हुआ है, एक तो ये तो आंखों से देखना है। उसके बाद ये है कि ओल्ड सीड को हमने ट्रीट करना है। ट्रीट इसलिए करना है कि उसके ऊपर इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह इस किस्म के कीड़े मकोड़े, जब बैक्टीरिया वगैरह जो अटैक करते हैं, वो अल्टीमेटली जब सैनिटाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उसके बाद हमें सर्टिफाइड सीड जो है उस खाद में डालेंगे। आफ्टर सॉइल टेस्टिंग देन सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के बाद देखिए एक और टर्मिनल जो आपको मैं बताता हूं कि यहां मैंने लिखा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन ये है डिफरेंट कि एक सीजन में हमने एक क्रॉप जो है बीजी है, ठीक है, एक सीजन में हमने एक क्रॉप जो है बीजी है। तो एक क्रॉप जो है एक सीजन में बीजी है। देखिए आप सपोज हमने ये मक्की डाली थी एक सीजन में, ठीक है, मक्की लगा ली हमने एक सीजन में, तो मक्की हमने काट दी नवंबर में या दिसंबर में, हमने मक्की को काट दिया। अब ये लैंड हमारे पास क्या हो गई, इसको हमने काट दिया, इसको हार्वेस्ट कर दिया। अब ये लैंड हमारे पास जो है क्या हो गई है, फ्री हो गई है। अब इसको हमने फ्री नहीं छोड़ना है बल्कि रोटेट करना है। इसमें हमने दूसरी जो है क्या डालना है, वीट डाल देते हैं, ठीक है, मस्टर्ड डाल देते हैं। इससे क्या होगा, रोटेशन से क्या होता है कि कुछ जैसे लेगुमिनस को
दाने वगैरह हम डाल देते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स वगैरह। तो इसके डालने से क्या होगा कि ये साइल जो है ये फर्टाइल हो जाएगी, साइल फर्टाइल हो जाएगी। रोटेशन का ये जो है फायदा होता है। अब देखिए आप मिक्स्ड फार्मिंग, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, मिक्स्ड फार्मिंग, यानी एक किसान के पास मवेशी भी हैं, एक किसान के पास जो है वो गाय भैंस भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, जमीन भी है, और उसने एक प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो है वो एक दुकान भी खोल रखी है। वो एपीकल्चर का काम भी कर रहा है, पिस्सीकल्चर का भी काम कर रहा है, सेरिकल्चर का भी काम कर रहा है, बी कीपिंग का भी काम कर रहा है। दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग, यानी बहुत सारे फार्म्स उसने एट ए टाइम चला रखे हैं। दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। अब सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन इज मीन्स दैट वी हैव टू कंजर्व सॉइल बाय रेन्स, यानी रेन्स वगैरह, जब बारिश, तालाब वगैरह इस किस्म का पानी जब सॉइल को अगर ऊपर वाली उसकी जो तय होती है 4 सेंटीमीटर तक, इसको अगर बहा कर ले जाएगा तो नीचे वाली तय में होने कल्टीवेशन इम्पॉसिबल है। तो ये जो ह्यूमस एरिया होता है इसको बोलते हैं ह्यूमस है, इसको हमने सेव करना है। इसको हमने सेव करना है इसलिए कि सॉइल जो है हमारी क्या हो सके, बहने से बच जाए, बहने से बच जाए, सॉइल जो है बहने से बच जाए, इसलिए सॉइल को कंजर्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन के साथ साथ सॉइल पोल्यूशन है कि जमीन जो है वो सॉइल को पोल्यूशन से हमने बचाना है। कभी कभी एक्स्ट्रा माइनर फर्टिलाइजर वगैरह डाल देते हैं, उससे हमने बचाना है। सोइंग क्या हो गया, बीजना, मैंने पहले आपको बताया। हार्वेस्टिंग, काटना हो गया। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, वो दवाएं जो हमें कीड़े मकोड़े को मारने के लिए छिड़काव करना पड़ता है। द केमिकल्स विच किल द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट आर नोन एज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। वीडिसाइड, जो काग खब्बल वगैरह होता है हमारी जमीन में, सब्जी वगैरह में, उसको जो मारने के लिए केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज नोन एज वीडिसाइड्स। नर्सरी सोइंग ऑफ वेजिटेबल, नर्सरी जब हम लगाते हैं वेजिटेबल्स की, वो कैसे लगानी है, उसका बेड जो है हाइट पे होना चाहिए, उसके कीड़े मकोड़े को जलाकर सूरज की गर्मी लगाकर उसको खत्म करना है, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना है, उसमें मॉइस्चर देखना है, उसके बाद उसमें सीडलिंग करने के बाद वो सीडलिंग ट्रांसप्लांट करनी है और फिर डिस्टेंस से उसको रखना है ताकि वो हमारी कामयाबी पूरी मिल जाए। यार इरिगेशन है, ड्रिफ्ट इरिगेशन। इरिगेशन होगा कि हम कोई भी फसल उगाते हैं उसको पानी की जरूरत होती है, पानी के बगैर फसल जो है वो खुश होकर खत्म हो जाती है। तो इरिगेशन के लिए ये जरूरी है कि हमें पानी का जो है इरिगेशन महकमा होता है, इरिगेशन नहरें होती हैं, इसी तरीके से इरिगेशन जो है ड्रिफ्ट से होता है। ड्रिफ्ट इरिगेशन होगा स्मॉल कैपिलरी लाइक ट्यूब्स वगैरह हम जो है अपनी फील्ड्स में या बेड वगैरह में जो कैरी वगैरह हमने बनाई उसमें हम डाल दें, तो बिल्कुल स्लो बाय ड्रॉप जो है वो इरिगेशन प्लांट को देता रहता है, जिससे वो प्लांट ग्रोथ करता रहता है। देन फर्टिलाइजर्स, यूरिया, पोटाश, नाइट्रोजन, इन चीजों का ध्यान रखना कि हमारी जमीन की जो पैदावार हो रही है इसमें क्या इन चीजों की कमी है या नहीं है तो वो हम देसी खाद से भी पूरी कर सकते हैं। देसी खाद जो है वो ज्यादा बेनिफिट होती है एज कम्पेयर टू केमिकल्स। तो इस तरीके से वो हमें डालने चाहिए। कब डालने चाहिए? जब हम लैंड प्रिपेयर करते हैं। लैंड प्रिपेयर के टाइम हमें उसको, जब हम साफ सुथरा करके डोए को, उसमें जो है हम देसी खाद वगैरह अगर हमारे पास है, वो भी डंप लगी हुई पुरानी सूखी, वो हम डालेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। उसके बाद सॉइल टेस्ट करके हम मजीद उसके बारे में जानकारी भी रख सकते हैं कि भाई इसको और मजीद कितनी चीजों की जरूरत है। इसी तरीके से मैंने मशरूम कल्टीवेशन का भी यहाँ एक पॉइंट रख दिया था और इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू भी रखूंगा, ये भी आपको बोल दूं, अभी कंप्लीट शायद नहीं हुआ है। तो मशरूम कल्टीवेशन जो है ये भी हमारे लिए एक बड़ी बेहतरीन जो है कमर्शियल वेजिटेबल है। उसमें प्रोटीन होता है और ये खाने के लिए बहुत सारी बीमारियों को है दूर करती है। इसी तरीके से मशरूम हम अपने कमरे के अंदर जो है डार्क रूम में जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये बना के जो है उसको डार्क रूम में पीटीयू में मशरूम जो है हम पैदा करके हम जो है बाजार में बेच सकते हैं और अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूम जो है फैटलेस, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो गोश्त की तरह होता है, लेकिन इसमें फैट बिल्कुल माइनस होता है। तो मशरूम जो है 200, 250, 300 रुपए के लिए मशरूम जो है हम पैदावार करके हम बाजारों में बेच सकते हैं, घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, हम एक रूम में, छत में, किसी भी छोटे से एरिया में हम मशरूम कल्टीवेशन का जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि फूड प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट जो है हमने कैसे करनी है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास रिटन मटेरियल है उसको मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ
उस रिटन मटेरियल को भी आपने अंडरलाइन करना है कि सर ने कौन कौन से जो है मेन पॉइंट्स हमें बताए हैं, उन मेन पॉइंट्स को आपने वहां से लर्न करना है और याद करना है अच्छे तरीके से। और समझना कैसे है, मेरी वीडियो को देखकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।